नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राजस्थान की और राजस्थान की बात करेंगे तो उसके लिए फिर जयपुर चलना पड़ेगा और जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके चिर परिचित चेहरे, बहुत ही लोकप्रिय और पूर्व आईएएस और जयपुर डायलॉग्स के चेयरमैन संजय दीक्षित। संजय जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी। संजय जी, राजस्थान में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो गहलोत हटेंगे, नहीं हटेंगे, पायलट का क्या होगा? खरगे की हिम्मत है क्या कि कोई एक्शन ले सकें? क्या 10 जनपद ने सरेंडर कर दिया है गहलोत के सामने? मुझे तो लग रहा है सरेंडर सा ही है, क्योंकि ये राहुल गांधी की जिसको हम कहें औकात जो है, वो अशोक गहलोत ने तो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत की जो चालाकियाँ, चतुराइयाँ, जादूगरी जो है, उसके सामने राहुल गांधी कहीं भी टिकते हैं। राहुल गांधी जो है वो इतने वर्ष राजनीति में रहने के बाद भी पूरी तरह से एक नौसिखी है राजनीति में, और उनका अपना कोई मूल विचार नहीं है। उनको जो जिस तरह से जो कहते हैं कि साहब जितनी भर दी चाबी उतना चले खिलौना, वो वाली जी। स्थिति है उनकी। तो वो अशोक गहलोत से पार नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। सिचुएशन क्या है इस समय? मैं रणधावा का बयान पढ़ रहा था, जो वहाँ के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि साहब जो बड़े हैं उनको रूठे हुओं को मनाना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए। फिर खबर आई कि उन्होंने एक तरीके से अशोक गहलोत को कहा है कि वो सचिन पायलट के घर जाएं, उनसे बात करें, उनको मनाएं। जिस तरह का एटीट्यूड अब तक अशोक गहलोत का रहा है, उनके समर्थकों का रहा है, लगता है आपको कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के घर जाएंगे? देखिए, अशोक गहलोत कुछ भी कर सकते हैं। उनके तो बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना है, और वो मछली की आंख जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री पद है। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे वो। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए, अव्वल तो ऐसी स्थिति आनी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी में इस प्रकार की कोई ताकत या क़ुव्वत बची है जो कि वो अशोक गहलोत को मजबूर कर सके किसी भी तरह से। जब उनको वो अध्यक्ष नहीं बनवा पाए, अध्यक्ष के समय पर उनको धोखा दे दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तो वो उनकी लाचारी दिखाती है। साफ-साफ दिख रहा है, वो पूरी तरह से विवश है उनके सामने, और मुझे लगता है कि उनसे भयभीत भी है कि पता नहीं कौन-सी चाल अगली चल दे। यहाँ तक कि ये आपने देखा होगा, जो वो 82 इस्तीफे, तो अब तो जो उनका नंबर है वो जग जाहिर हो चुका है। तो वो जो 82 इस्तीफे दिए गए, अब उसके बाद इनके पास क्या रह जाता है? इनके पास सीधा संदेश है कि भाई ये देखो, ये तो 82 मेरे साथ है, नंबर क्लियर है, बाकी मैं जोड़-तोड़ कर लूँगा। मैं कांग्रेस की जगह पे गहलोत कांग्रेस बना लूँगा, अशोक कांग्रेस बना लूँगा। ये पहले ही इनको संदेश दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इनमें कोई हिम्मत है। और जहाँ आपने कही खड़गे साहब की बात की, तो साहब खड़गे साहब तो आप भी जानते हैं, वो तो पूरी तरह से चरण चुम्बन में पड़े हुए हैं। तो इसलिए उनको यदि किसी भी प्रकार का ये माने कि उनको किसी प्रकार का फ्री हैंड है, तो ये तो फिर मेरे ख्याल से खामख्याली ही होगी। तो जो आपने कहा कि क्या वो चले जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ राजस्थान में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, और वो आप याद करें, जो पुराने जो बिल्कुल खर्राट जो राजनेता हुआ करते थे, वो तो उसी प्रकार की है। और वो अब हमारे समय में, और बल्कि आज भी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर भी लागू होती, और जो और लोग हैं उन पर भी लागू होती। तो ये था कि साहब यदि आप अशोक गहलोत से मिलने गए, तो वो मिलने के समय अगर कहीं अशोक गहलोत ने आपकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया,
तो आप समझ लीजिए कि आप गए काम से। तो मेरी पीठ पे 2-3 बार हाथ रखा है। और उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पर क्या बताएँ उसको, आप समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। और ये मेरा अकेले का नहीं है, जितने भी लोग आपको तो बहुत परिचित होंगे, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। पत्रकार भी होगा, कोई पत्रकार भी जो है उनके ऊपर भी कइयों पत्रकारों के ऊपर उनकी पीठ पे हाथ रखे हुए। और वो बेचारे 5 साल एड़ियाँ रगड़-रगड़ के मर गए इसी उम्मीद में कि अरे अशोक जी ने तो मेरे पीठ पे हाथ रख दिया था, अब तो मुझे कुछ मिल जाएगा। सवाल ही नहीं, कुछ नहीं। भ्रम में और डाल के अगले को तो कहते हैं भई ये अच्छा व्यक्ति वो होता है जो आपको धोखे में ना रखे, सीधे हाँ या सीधे ना कर दे। वो एक बिल्कुल। अच्छा आपका व्यक्ति माना जाता है, आपका विरोधी भी हो तो उसको भी अच्छा मानते हैं कि हाँ भाई सीधी बात करता है। लेकिन अशोक जी का तो आपको पता ही नहीं चल सकता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। एक समय पे ही जिस समय आप उनके सामने बैठे हुए होते, उसी समय उनके दिमाग के कई खाने हैं, उनमें अलग-अलग खानों में अलग-अलग चीज़ें चलती रहती हैं। तो जिसको जादूगर कहते हैं ना कि साहब कि वो 5 गेंदें एक साथ उछाल लेता है। तो ये भाई साहब जो भी हैं वो एक ही समय पे 5 चीज़ें सोच के अच्छी तरह से रख सकते हैं। बस एक ही चीज़ इनको नहीं आई कभी भी। वो ये है कि पब्लिक को कैसे संतुष्ट किया जाए। जी, ये इनको जी। कभी नहीं आया। इसलिए जितनी बार मुख्यमंत्री बने, उतनी बार बुरी तरह से पराजित हुए। उस पर भी आएँगे संजय जी, लेकिन 25 सितंबर की जो घटना है, जिसमें अजय माकन और इस समय के जो प्रेज़िडेंट हैं, तब तक प्रेज़िडेंट नहीं बने थे, उनको ख्वाब में भी नहीं था कि मैं प्रेज़िडेंट बनूँगा, क्योंकि तब तक तो अशोक गहलोत को अपनी जगह प्रेज़िडेंट बनाने की कवायद में लगी हुई थी सोनिया गांधी। तो अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठे थे और एक दूसरी जगह बाकी के तमाम जो विधायक थे वो बैठ कर के मीटिंग कर रहे थे। एक तरीके से 10 जनपद के खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ बगावत थी, खुली बगावत थी कि आप जो चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। उसमें 3 लोगों को नोटिस इश्यू किए गए थे। उन नोटिसों का क्या हुआ संजय जी? उन नोटिसों का जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं जो प्रभाव है, वो ये हुआ कि एक जो मंत्री हैं और बड़े विभाग के मंत्री हैं, महेश जोशी जी, उनसे मुख्य सचेतक पद ले लिया गया। एक चीज़। और जो दूसरे मंत्री थे जिनके घर पे बैठक हुई थी, शांति धारीवाल जी, वो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ। और तीसरे धर्मेंद्र राठौड़ जो आजकल बड़े निकट है मुख्यमंत्री जी के और जिनको आरटीडीसी का चेयरमैन बना रखा है, उनको पद दे रखा है कैबिनेट के समकक्ष, उनका भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, यदि आप मानते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई पनिशमेंट है, कोई सज़ा है, तो ये अवश्य किया गया कि जो एआईसीसी के डेलीगेट्स की जो लिस्ट आई है, उसमें उनका नाम नहीं है। अब आप इतने अनुभवी हैं, आप स्वयं इसके ऊपर विचार कर लें कि ये कितना बड़ा पनिशमेंट है इनके लिए। यानी केवल नोटिस इश्यू किए गए और ये हिम्मत नहीं है कि उन तीनों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकें। क्योंकि संजय जी ये तो बिल्कुल अ, अब सब लोग समझ चुके हैं कि जो इतना बड़ा स्टेप लिया था, यानी आपके प्रदेश प्रभारी अजय माकन, जिनको ये कुछ भाव कभी देते नहीं रहे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में भी संसदीय दल के नेता रहे और राज्यसभा में भी हैं, उनको पर्यवेक्षक बना करके सोनिया गांधी भेजे और उनके पास नियत समय पर बैठक में आने के बजाय अगर समानांतर बैठक हो और जाकर के विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप दिए जाएं, तो ये तो सीधे-सीधे जो है बगावत ही थी। इसके बावजूद अगर तीनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने कहा कि क्या वाक़ई सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने, पूरी कांग्रेस ने इनके सामने सरेंडर कर दिया है? इनके सामने पूरी कांग्रेस की कोई औकात नहीं है?
जी, मैं मानता हूँ कि इनके सामने कम से कम राजस्थान कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। और इसके संकेत पूरे देश संकेत में कांग्रेसियों के लिए संकेत क्या हैं कि अगर आपके हाथ में पावर है, अगर आपके पास एमएलए हैं, तो आपको नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल है ना, वो भजन लाल का ध्यान है ना आपको? पूरी की पूरी पार्टी लेके और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 80 के दशक में, यस। 81 की बात है शायद ना ये, जी, जब जी। इंदिरा जी वापस आई थी उसके बाद। बाकी जगह की सरकारें डिसमिस हो गई थी, लेकिन भजनलाल जी पूरी पार्टी लेके शामिल हो गए थे कांग्रेस में और बच गए थे। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि पूरी जो पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की वहाँ पलट गई थी। वहाँ जो जाट वर्सेस गैर जाट राजनीति है, उसमें गैर जाट की धुरी जो है वो कांग्रेस बन गई थी। जबकि उसके पहले बंसीलाल के नेतृत्व में उन्होंने कितने वर्षों तक सरकार चलाई थी। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की कंप्लीट कर ली राहुल गांधी ने, और ये भी दिखाई दिए ना केवल राजस्थान में, बल्कि जब वो दूसरे प्रदेशों में चल रहे थे तब भी उनके साथ चलते हुए दिखाई दिए थे। अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट भी। कभी कोई दाएं दिखाई देता था, कभी कोई बाएं दिखाई देता था। अपने अपने लोगों को एक संदेश, संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भी करीबी हूं, मैं भी विश्वास पात्र हूं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जो लोग पूछ भी रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें ये राहुल गांधी की झोली में डालेंगे? राजस्थान अशोक से। गहलोत, अशोक गहलोत जी। राजस्थान से जी, जी। अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे लोकसभा में? एक भी नहीं। एक भी नहीं। और उससे पहले जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या सीन आप देख रहे हैं? आप तो वहीं बैठे हैं, तो आपको सारी जानकारियां मिलती हैं हर राजस्थान के कोने से। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकती। आज तक नहीं जीती है। जितनी बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरी तरह से पराजित हुई है। आपको ध्यान दिलाएँ, आपको हर बार ये मुख्यमंत्री बने हैं तो किसी के पीठ पे चढ़ के बने। आपको 1998 की याद दिलाएँ, उस समय परशुराम मदेरणा और नवल किशोर शर्मा को आगे रख के चुनाव लड़ा गया था। इनको ये पार्टी अध्यक्ष अवश्य थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में इनको कोई बहुत ज़्यादा कोई वेट दिया जाता हो, कोई इनका वज़न हो, ऐसा तो था नहीं। और जितने भी पोस्टर लगते थे उसमें परशुराम मदेरणा, नवल किशोर शर्मा के पोस्टर लगते थे। और ये निश्चित था कि इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो इनकी जादूगरी है वो 10 जनपद पे खूब चलती है। और ये उनको आगे करके चुनाव लड़ने के बाद में पता चला कि अशोक गहलोत जी ऊपर से थोप दिए गए और मुख्यमंत्री बन गए। 156 सीटें आई थी। जी। 156 सीटें आई थी इनकी। और जब अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा तो वो 56 हो गई। वो मुझे अच्छी तरह से इसलिए याद है क्योंकि मैंने किसी से शर्त लगाई थी कि 55 सीटें आएँगी कांग्रेस की और उनकी 56 आई थी। तो मैंने उनको कहा था, वो उस समय कांग्रेस के मंत्री के भतीजे थे, उनसे शर्त लगी थी। तो उनको मैंने कहा था, भाई मैं शर्त हार गया, तो अब बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई साहब, वो जो एक सीट हमारी जो हमने जीती है 2500 वोट से, उसको भी आप हारी हुई मान लो और शर्त आप ही जीते हो। इसलिए मुझे अच्छी तरह से वो संख्या याद है। 56 की संख्या थी। फिर ये आप ये देखिए कि 2008 में इसी प्रकार से इनका कोई रोल ही नहीं था। सीपी जोशी ने इनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था और ये पक्का था कि चुनाव जीते तो सीपी जोशी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और पता चला कि सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हार गए और ये फिर जो है वो, अच्छा उसके बाद भी सीपी जोशी जो है वो लीडरशिप की कॉन्टेस्ट में थे, लेकिन जैसे कि आपने देखा हमारे धामी साहब चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने ना, तो उसके बाद भी वो कॉन्टेस्ट में थे, लेकिन फिर इन्होंने जो अपना जादू
10 जनपद वाला है वो चला के और ये मुख्यमंत्री बन के आ गए। वो दूसरा, इस बार तो आपने देख ही लिया। इनका कहीं कुछ था नहीं और किस तरह से अ, छोटी-छोटी चीज़ों में इन्होंने किस तरह से मात दी सचिन पायलट को। अ, देखिए कई सारे ऐसे जो आप जानते हैं जब टिकट वितरण होता है तो बहुत सारे जो टिकट जो थे वो ज़्यादातर सचिन के हाथ में थे। उनमें से इन्होंने चालाकियाँ करके और सचिन से ही हाथ मिला के बहुत सारे जो टिकट थे उनको जो है इन्होंने डलवा दिया जिसको कहते हैं मीडिएशन में और उसमें सारे टिकट जो है वो अपने आदमियों को दिलवा दिए। तो जी, सचिन को जी, पता जी। चला होगा कि ऐसे जो है पार मारा ऐसे खुर्राट आदमी से क्योंकि इंचार्ज अपना लगवा दिया और एआईसीसी में लोग अपने लगवा दिए। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी के अंतरंग सर्कल में भी अपने ही ब्यूरोक्रेट्स लगवा दिए। तो लोग तो ये कहते हैं कि भाई अशोक जी का जब काम होता है तो वो तो कोई 10 जनपद का कोई छोटा-मोटा कार्यकर्ता भी होता है या प्रियंका गांधी का कोई घर में काम करने वाला होता है, उसके घर तक चले जाते हैं। तो इस मामले में इनको जो ये पॉलिटिकल जोड़-तोड़ है, उसमें इनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन पब्लिक से ये पार नहीं पा सकते। पब्लिक तो इनको हराएगी ही हराएगी। अब कितने से हराएगी, ये एक प्रश्न है। वो उसके लिए फिर अभी हम देखेंगे कि और आगे क्या जोड़-तोड़ होते हैं। वैसे मैं बताऊँ मेरी तो कई लोगों से बात होती है, मज़ाक-मज़ाक में जो कांग्रेसी कहते हैं वो बता रहा हूँ आपको। जी, जी। मज़ाक-मज़ाक में कांग्रेसी कहते हैं कि देखिए साहब हमने पिछली बार रिकॉर्ड कायम किया था। यानी कि 2013 में कांग्रेस की 21 सीटें आई थी 200 में से। अगर 2 सीटें और कम हो जाती तो इनको एलओपी का पद नहीं मिलता। तो मज़ाक-मज़ाक में ये कहते हैं कि साहब हारना तो हमें है ही है। बस प्रश्न सिर्फ़ इतना है कि हम वो पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएँगे या नहीं तोड़ पाएँगे। लेकिन ख़ैर ये यानी मज़ाक इत की बात है, लेकिन आप ये देख हुँ। सकते हैं कि मूड क्या है। और जब ये मुहिम शुरू हुई थी संजय जी, इनको केंद्र में लाने की यानी सोनिया गांधी इनको अपनी जगह अध्यक्ष बनाने को तैयार हो गई थी। ये पहली पसंद बन गए थे, पता नहीं कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के। क्या सोच कर के इन पर विश्वास किया था। तब सचिन पायलट को लगा था, उनके खेमे को लगा था कि बस अब तो हो गया काम। अब तो सचिन पायलट शपथ लेंगे और हमारे दिन वापसी वापस आ जाएँगे, भावड़ी आएँगे जो राजस्थान में कहा जाता है। तो उसके समय सचिन पायलट ने भी ये बात कही थी कि अगर राजस्थान में चुनाव जीतना है, तो ये जल्दी से जल्दी फैसला लेना पड़ेगा, यानी उनके हाथ में कमान देनी पड़ेगी। लेकिन जो आपकी बातों से लग रहा है, जो ज़मीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कांग्रेस का माहौल है, उससे तो नहीं लगता कि सचिन पायलट को चुनाव से पहले कमान सौंपी जाएगी। तो सचिन पायलट के सामने रास्ता क्या है? अभी रास्ता तो सचिन पायलट को खुद चुनना है। जिस समय उन्होंने बगावत की थी, उस समय भी वो एक्चुअली मैं कहूँ कि सचिन पायलट जो हैं इस खेल में 2-3 बार नौसिखिए अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो इसलिए सचिन पायलट जिस स्थिति में आज हैं, उसके लिए उनको स्वयं का ही आत्मावलोकन करना चाहिए। वो किसी और को दोष ना दें इस बारे में। क्योंकि अशोक गहलोत ने उनको राजनीतिक चालों में बार-बार मात दी है। टिकट के बँटवारे में मात दी और टिकट के बँटवारे में मात देना जो है आप जानते हैं राजनीति में कितना बड़ा एक आकलन होता है। दूसरी फिर जब चुनाव लड़ा तो मुझे अभी भी याद है वर्तमान मंत्री रहे हुए जो हैं उस समय
उनसे मेरी बात हो रही थी, वो इंडिपेंडेंट जीतते थे हमेशा, तो कह रहे थे इस बार मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, कांग्रेस की 150 सीटें आने वाली हैं। और माहौल लग ही रहा था इस तरह का कि बुरी तरह से जीतेंगे, क्योंकि महारानी के विरुद्ध बहुत बहुत ही एडवर्स माहौल था। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने 12 स्थानों पे तो इंडिपेंडेंट लड़वा के जितवा लिए। किसने? अशोक गहलोत ने। जी। और कांग्रेस को जो एक थंपिंग मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलने दी, क्योंकि सारा अनुमान यही हो रहा था कि कांग्रेस को थंपिंग मेजॉरिटी मिलेगी। लेकिन गहलोत ने उसमें पूरी तरह से भीतरघात की और ये इंश्योर किया कि कांग्रेस 99 पर रुक जाए। और वो पिछली बार की तरह जो इनके खुद के, अगर आपके 99 पे रुक गए तो अब उसमें बहुत सारे गहलोत लॉयलिस्ट तो हैं ही हैं, और वो गहलोत लॉयलिस्ट इतने हैं, जब अंदर बैठे हुए हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन भी नहीं रह जाता। सही। फिर जब इनके जो इंटरनल रायशुमारी की गई, उसमें भी गहलोत के ज़्यादा वोट आए इंटरनल रायशुमारी में। बाकी लोग कुछ भी कहें कि बात सही है कि इंटरनल रायशुमारी में गहलोत ने बाजी मार ली। तो फिर उसके बाद जब बगावत की आपके सचिन पायलट ने, पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलके की, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं। और उसके बाद भी जो मिनिमम नंबर चाहिए था, वो मिनिमम नंबर एक बार जुटा के उनमें से कुछ लोगों को वापस आने दिया। ये सब दिखाता है कि राजनीतिक दृष्टि से अभी सचिन पायलट कच्चे हैं। बिल्कुल सही आकलन है आपका। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर संजय एक जी। बात और बता दूं, एक बार और जी बता जी। दूं, ये बात भी सही है कि जीतने में, पिछले चुनाव में जीत में सचिन पायलट का बहुत बड़ा रोल इसलिए था क्योंकि उन्होंने ये पूर्वी राजस्थान जो है हमारा, जो भरतपुर डिवीजन और जयपुर डिवीजन का कुछ भाग, कोटा डिवीजन का कुछ भाग, ये जो क्षेत्र है जिसमें गुर्जर और मीणा जो है इनकी बहुत आयत है, इन्होंने पहली बार अपने पिता की तरह, कि पिता ये कर लिया करते थे राजेश पायलट, इन्होंने अपने पिता की तरह पहली बार गुर्जरों और मीणा का एक जाजम पे ले आए। जी जी। और उसके कारण ये जो पूर्वी राजस्थान का एक क्षेत्र है, जो 7-8 जिले हैं, इनके जो 24 चुनाव क्षेत्र हैं, उन 24 चुनाव क्षेत्रों में केवल एक धौलपुर की सीट बीजेपी जीती, बाकी सारी सीटें बीजेपी हारी। मेरे ख्याल से करीब 19 सीटें उनमें से ये जीते, 4 सीटें बीएसपी जीती और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी से जीती, वो धौलपुर की सीट थी। तो ये जो 20 सीटों का ये जो थोक है, पूरी तरह से 100% सचिन पायलट के कारण आया। तो ये यदि सचिन पायलट नहीं होते तो आप देख गुर्जरों और मीणाओं में तो इस तरह की स्थिति रही है यहाँ पर बहुत लंबे समय से, लगभग 2 दशकों से, कि एक दूसरे के विरोध में ही रहते हैं। और गुर्जरों का अमूमन माना जाता है कि वो भाजपा के वोटर हैं। मालियों को भी माना जाता है कि वो भाजपा के वोटर हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी जो हैं वो कई स्थानों पर जहाँ माली कैंडिडेट होते हैं तो इनकी बात मान लेते हैं, और कई स्थानों पे इन्होंने ये कार्यक्रम किए हैं। लेकिन अब यदि सचिन पायलट को ये दे भी देंगे तो सचिन पायलट यदि कहेंगे भी कि साहब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब जनता इस बात पर विश्वास भी कर पाएगी, क्योंकि वो जादूगर का खेल कई बार देख चुके, जादू कई बार देख चुके। सही अव्वल है। तो अव्वल तो उनके बनने का अब कोई चांस नहीं है, और यदि बन भी गए तो बहुत लेट हो चुका है। अब उससे कोई, लोगों की क्या है कि स्थितियां जो है वो साल भर पहले अपना अपना मानस बना लेते हैं लोग,
तो लोगों के जो मानस बनने थे वो लगभग बन चुके हैं। फिर अभी जो है एक और बड़ी थ्रेट इनको भी मिलने वाली है। अभी आम आदमी पार्टी की एंट्री राजस्थान में भी हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री राजस्थान में हो रही है। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? हमारा एक वो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो आगे क्या करेगी? इन चीज़ों में जो कुछ भी होगा उससे नुकसान कांग्रेस को ही होना है। जी। बिल्कुल सही है। गुलाब चंद कटारिया को गवर्नर बना करके भेज दिया है मोदी साहब ने। इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं थी मीडिया में, मैं देख रहा था जयपुर के अखबारों में भी कि साहब अब पीढ़ी परिवर्तन शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन संजय जी, ये सिर्फ मीडिया के कयास हैं, क्योंकि जो आलम कांग्रेस में है मुझे तो वैसा ही भारतीय जनता पार्टी में भी लगता है। जैसे वो अशोक गहलोत को नहीं हिला पा रहे हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी वसुंधरा राजे को नहीं हिला पा रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। खिलाफ कार्रवाई करें ना करें, लेकिन उनकी जगह किसी नए चेहरे को लेकर के आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है बीजेपी। बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेगी, ऐसा अमित शाह जी तो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं। और रानी का वो प्रभाव है नहीं जो अशोक गहलोत का है। रानी का प्रभाव अब बहुत सीमित रह गया है और विशेषकर से जब से लोगों को ये पता चला है कि इनको ये है वो पसंद नहीं करती है, तो आप जानते हैं धीरे धीरे लोग जो है वो बहुत कट चुके हैं। वैसे तो आपको यदि याद हो तो इस पर बड़ा मंथन चला था पिछली बार, जब यहाँ चारों तरफ नारे लग रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। तो जी जी। बड़ा मंथन चला था कि भई क्या इनको हटाकर किसी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ लिया जाए। यदि ये ऐसा ये कर लेते तो संभवतः इनकी सरकार दोबारा बन जाती। क्योंकि जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी वो रानी के प्रति ही थी उस समय भी, और वो बाद में सिद्ध भी हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 अप्रैल मई में ही तो यहाँ मई के आरंभ में राजस्थान में चुनाव हुए थे। तो अगले 5 महीने में ही पूरी की पूरी 25 सीटें वापस एनडीए की झोली में डाल दी उन्होंने। 24 पे भाजपा चुनाव लड़ी थी, 1 सीट इन्होंने इसको हनुमान बेनीवाल की पार्टी को दी थी। तो कमोबेश वही स्थिति आज भी है। महारानी का प्रभाव बहुत सीमित हो गया है। हाड़ौती तक उनका प्रभाव पहले था, अब हाड़ौती में भी ओम बिड़ला को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले में। अब हाड़ौती में भी झालावाड़ तक उनका प्रभाव सीमित है और कुछ इधर-उधर कोई उनके 2-4 होंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि महारानी जो है उनका अब कोई कम से कम मुख्यमंत्री के रूप में कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए कई बार बातें कही जाती हैं कि भई अभी भी इनके पास ऑप्शन दे रहे हैं वो कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में चली जाएँ। तो हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में चली जाने से और झालावाड़ की जो पार्लियामेंट्री सीट है वो बच जाए इनके पास। अभी इनके पुत्र के पास है, क्योंकि पुत्र का जो रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में वो इतना बुरा है कि उनका टिकट काटने के बारे में पूरी तरह से मंथन चल रहा है इस समय कि भाई जो सारे लोगों पर फॉर्मूला लागू होता है पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस का, वो राजकुमार पर लागू क्यों ना हो। ये बात चलती है यहाँ पे। ये बात अवश्य है कि जो वर्तमान नेतृत्व है उसमें वही जितनी ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है संभवतः उतनी ऊर्जा नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन उसका कारण ये भी है कि मुझे नहीं लग रहा कि इनको पूरी तरह से फ्री हैंड है। जिस दिन फ्री हैंड मिल जाएगा, हो सकता है उस दिन ये कुछ और भी दिखा दे। वैसे भी यदि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना है तो अध्यक्ष कोई भी रहे और आपका विधानसभा में विपक्ष का नेता कोई भी रहे, उससे कोई अंतर पड़ने का नहीं है। जी। तो वसुंधरा अगर नहीं तो फिर किस चेहरे को वहां पर एज चीफ मिनिस्टर लाया जा सकता है? हालांकि आप कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जाहिर है
जब बहुमत मिलेगा तो एक आदमी को तो आगे किया जाएगा, सीएम बनाया जाएगा। कौन से चेहरे हो सकते हैं जो सीएम बन सकते हैं? अब ओंकार जी, ऐसा है कि हम पब्लिक का मूड तो समझ सकते हैं, लेकिन मोदी का मूड समझना असंभव है। सही। कुछ लोग कह रहे हैं अश्वनी वैष्णव भी राजस्थान को बिलोंग करते हैं, भले ही वो उड़ीसा से आते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को ये चुनेंगे। गैर राजनीतिक व्यक्ति का चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए मैंने तो नहीं देखा आज तक होते हुए। मनोहर लाल खट्टर भी राजनीति में थे, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल। गैर राजनीतिक थे। हाँ, वो नहीं, वो पूरी तरह संघ से से जुड़े रहे। संघ से जुड़े रहे, पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करते रहे, कार्यकर्ता के रूप में हर तरह से वो जुड़े हुए थे। तो अब मुझे तो नहीं दिखा आज तक इस प्रकार का कोई उदाहरण जिसमें किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री पद दे दिया हो। तो इसलिए मैं तो इसको, जो भी मेरी राजनीतिक समझ है उसके से, तो मैं तो इसको रूल आउट करूँगा। फिर उसके बाद जब आगे बात होगी तो निश्चित रूप से पार्टी अध्यक्ष तो एक होता ही है जो रहता है रेकनिंग में। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस समय जो सबसे बड़ा एक राजनीतिक कद है राजस्थान में, वो जो स्पीकर है ओम बिड़ला, उनका है। जी, उनको जी। भी ध्यान में रखें। उनको स्पीकर बनाया गया था क्यों? ये भी याद रखें। उनको स्पीकर बनाया गया था वसुंधरा का कद छोटा करने के लिए। तो सही कह रहे हैं। ये फैक्टर्स हैं, जो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें। तो जब मोदी के नाम पे चुनाव लड़के भाजपा जीतने के बाद में, तो फिर तो इनके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो ये मान लें कि 2023 और 2024 दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नाम रहने वाले हैं। मुझे तो यही लग रहा है, कम से कम आज के दिन। कोई अनहोनी हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अब तो दिन ही कितने बचे हैं। तो इसलिए यहाँ तो मूड जो है पब्लिक का, वो मुझे पूरी तरह से सेट दिख रहा है। मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे तो ये बड़े आराम से जीतेंगे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और राजस्थान पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।